हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 10th तो चैप्टर 9 लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको केवल क्या समझाएंगे, इसका इंट्रोडक्शन बता देंगे और यहां से आपको ये भी समझ में आएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री हमने चैप्टर 8 में पढ़ी थी उसका यूज क्या है, कहां हम उसको यूज करते हैं। चैप्टर 9 में दो पार्ट में हम उसे खत्म करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल्स हम आपके कवर करवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 के वो हम आपको कवर कराएंगे। तो यहां देखेंगे, अब इसे करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, तो उनकी बहुत जरूरत है हमें। देखो किस किस की। एक तो फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको ये बताया था, यहां लिखा होगा साइन कॉस टेन, यहां कॉसेक सेक कॉट। तो इस चैप्टर में इनसे अभी कोई मतलब मत रखो, इन्हें हटा दो, इनसे ही मतलब रखते हैं अपन। इसमें हमने ये बताया था, ये याद रखना पड़ेगा, चैप्टर फर्स्ट है में इस चैप्टर 8 में जो बताया था, चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग पहले साइन आता है, उसके बाद कॉस आता है और कॉस के बाद में क्या आता है, टेन आता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। फिर इन्हें याद करने के लिए क्या ट्रिक बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरे तरीके से बोले तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, P4 हो गया परपेंडिकुलर, B4 बेस और H4 हो गया हाइपोटेनस। तीन होती है ट्राइंगल में साइड्स, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो पहले वाले की अगर हम बात करें, यहां कोई हमसे पूछे कि साइन का क्या होगा, तो हम देखेंगे साइन का होगा, फर्स्ट नंबर पे साइन लिखा है मतलब P/H होगा, तो साइन को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकेंड नंबर पे कॉस है, तो फिर कॉस का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड नंबर पे टेन है, तो टेन का क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस टाइप से ये फॉर्मूला बनेंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग अपन लगाएंगे। कहीं साइन लगेगा, किसी में कॉस तो किसी में टेन, ज्यादातर यही लगेगा। अब ट्राइंगल में क्या होता है वो चीज भी समझनी पड़ेगी हमें, कि जब भी हम ट्राइंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज यहां ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है, हमें साइन ए निकालना है। चैप्टर 8 में भी पढ़ चुके हैं इसे अपन। सपोज हमें साइन सी निकालना है, तो दोनों में चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, देखो साइन का फॉर्मूला, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एंगल ए है तो ए एंगल ये है, तो इसकी अपोजिट साइड, जिस एंगल को आप निकाल रहे हैं, इस चीज को याद रखो, जिस एंगल को आप निकाल रहे हैं हमें एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर लेके चलना। एंगल ए मतलब जिस एंगल को फाइंड कर रहे हैं उस एंगल की अपोजिट साइड को हम हमेशा क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। ये चैप्टर 8 में भी पढ़ के आए हो। सपोज हमें यहां एंगल ए निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस नो चेंज होगा, ये चीज ध्यान रखना, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा तो ग्रेटर साइड है। अब चेंज क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो हमने ए निकालना है, तो ए के सामने परपेंडिकुलर, ए की अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट साइड पर कौन सा मिल रहा है हमें, ये। तो जिस एंगल को हम निकाल रहे हैं उस एंगल के अपोजिट साइड, उसी एंगल के सामने जो साइड है उसे हम क्या मान के चलते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगी, बीसी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, एसी। तो देखो एंगल ए के अकॉर्डिंग तो ये बना बीसी अपॉन एसी। अब साइन सी निकालना हो तो सी के लिए देखो जस्ट उल्टा हो जाएगा, सी निकाल रहा है तो सी के सामने वाली साइड ये है, तो फिर अब ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो साइन सी के लिए क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। बस इतना याद रखना, जिस एंगल को आप निकाल रहे हैं उसके सामने वाली साइड को हम क्या मान के चलेंगे, परपेंडिकुलर। ए निकाल रहे हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा, सी निकाल रहे हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा, इसे नहीं निकालना। राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। अब सुनो, जब ए निकाल रहे थे तो ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी।
अगर हम सी निकाल रहे हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है तो फिर बेस ये होगी, बस ये और याद रखना है। मतलब जब आप ये परपेंडिकुलर ले रहे होंगे तो फिर ये बेस का काम करने लगेगी, और जब आप इसे परपेंडिकुलर लेंगे तो फिर ये बेस का काम करने लगेगी। क्लियर? इसके बाद में ये तीन और अपने इसी में आ जाएंगे, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कब कैसे क्या बनता है उसे अपन देखेंगे। तो देखो कैसे बनेगा। सपोज यहां आप बैठे हुए हैं और इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब आपने क्या किया, यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखा, ऐसे देखेंगे। यहां आप हैं, यहां से आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, देखा। तो ऑब्जेक्ट और आई यानी आंख और ऑब्जेक्ट को जो लाइन जोड़ती है उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आई। अब यहां आप बैठे हुए थे, यहां से ऑब्जेक्ट ने यहां रखा था, तो ऑब्जेक्ट को अपन ने यहां से इधर देखा इस कंडीशन में। तो आई और ऑब्जेक्ट को जो लाइन जोड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं उसे अपन, लाइन ऑफ साइट। दो तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, या तो ऊपर की साइड पर कोई चीज होगी तो ऊपर ऐसे देखेंगे, या नीचे होगी तो कहां देखेंगे, नीचे की साइड पर देखेंगे। जब हमने नीचे किया तो ये, ऊपर किया तो ये। देखने के हिसाब से दो एंगल बने अपने, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जब ऑब्जेक्ट हमारी आंख से ऊपर हो। मतलब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें सर क्या करना पड़े, उठाना पड़े। सर क्या करना पड़े, ऊपर की साइड। ठीक है, अब सर को उठाना पड़ रहा है, सर को उठाना पड़ रहा है मतलब जिस सर को नहीं उठाना है, ठीक है, इस सर को उठाना है। इस सर को जब अपन यहां से उठाएंगे ऊपर की साइड पर, तब हम देखेंगे, पता चलिए इन सर को उठाने लगे। ऊपर की साइड देखने के लिए जब हम आंख को ऊपर की साइड देखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारी आंख से ऊपर होता है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर है। अब आंख के जस्ट सामने एक लाइन ड्रॉ करें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसमें लिखा नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और होती है। ठीक है, आंख के जस्ट सामने से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी। अब ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, यानी लाइन ऑफ साइट एक, और ये मैथमेटिकल अगर हिसाब से समझे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर लाइन ऑफ साइट मिल रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यहां कौन सा एंगल बनेगा, एलिवेशन। ठीक है, जब लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की साइड पे एंगल बनाए अपन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हो आपकी लाइन ऑफ साइट, तो यहां जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। मतलब किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब हम अपने सर को ऐसे ऊपर करके देखते हैं तो जो आंख से और उसे ज्वाइंट करती है, ऑब्जेक्ट और आंख से जो जुड़ती लाइन है, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और उस लाइन के जस्ट, आंख के जस्ट सामने ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दें, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनते हैं वो दो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिपेंड करेगा कि आप कौन से एंगल, तो हमने बताया जब आंख ऊपर की साइड करनी पड़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। कौन सा एंगल बनता है, आंख ऊपर की साइड करके, ऐसे सर को ऊपर करके ऐसे देखना पड़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम सर को किसी चीज को नीचे की साइड पर देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब अगर भूलने की समस्या आ जाती, कभी कभार भूल जाते कौन सा डिप्रेशन कौन सा एलिवेशन, अभी तो समझ में आ गया, तो एक वर्ड पकड़ लो, डिप्रेशन। डिप्रेशन, अब जब वैसे अपन देखें तो डिप्रेशन का मतलब क्या, आदमी डिप्रेस हो गया, बेचारा उदास है। अब उदास आदमी क्या, ऐसे मुंह लटका खड़ा बना रहता है, ऐसे ही तो रहेगा। अब ऐसे ही रहने का मतलब क्या, ये डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन में मतलब आंख कहां होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां होगा, नीचे। इसको पकड़ के रखो बस,
डिप्रेशन मतलब उदास व्यक्ति। अब वो उदास है तो ऐसे सर नीचे करे होगा, अकड़ के तो चलेगा नहीं। जब ऐसे सर करके लगा है तो सीधी सी बात है, डिप्रेशन एंगल कहां बनता है? जब हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड पर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जब हम ऊपर की साइड देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो डिप्रेशन को याद रखेंगे बस। डिप्रेशन मतलब नीचे की साइड पर सर झुका रहेगा उसका, और सर झुका रहेगा तो डिप्रेशन है। और डिप्रेशन है तो अब बचा कौन सा? एलिवेशन। तो सीधी सी बात है, सर उठाने पर क्या बन जाएगा? एलिवेशन बन जाएगा। अब ये बना कैसे वो भी देखेंगे। एंगल तो बन गया, लेकिन डिप्रेशन एंगल में एक और अपन टोटल यही थे अपने पास। देखो सपोज यहां कोई खड़ा हुआ है और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है। अब इसने यहां से इसको देखा तो आंख के इसके जस्ट सामने ये लाइन अपन ने खींची, ये लाइन हो गई। ये बन गया आपका कौन सा एंगल? हमने सर को क्या करना पड़ा? ऊपर की साइड इसे देखने के लिए उठाना पड़ा, सर को उठाना पड़ा। हॉरिजॉन्टल लाइन और इनके बीच में जो एंगल बना वो कौन सा बन गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन अपन बाद में ड्रॉ करते हैं। अब क्या किया? हम किसी बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हुए, ये ग्राउंड है आपका, यहां कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहां से हमने इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सर को नीचे झुका के ऐसे देखा, तो यहां बस इतना काम होगा कि जब भी हम डिप्रेशन एंगल बनाते हैं तो आंख के यही तो बनाते हैं, तो यहां आपने मान लो 30 का एंगल बना दिया, तो एंगल ये 30 का बना है। बट ट्राइंगल तो ये है, काम तो हमें इसमें करना पड़ेगा। देखो इसमें तो डायरेक्ट यही बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइड, दोनों के बीच में डायरेक्ट ही एंगल मिल गया। बट यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन अलग से खींचनी पड़ी, क्योंकि यहाँ आंख यहाँ बैठे हम, तो ये लाइन ड्रॉ हुई और ये आपकी कौन सी लाइन है? लाइन ऑफ साइड है। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन गया? 30 का। तो ये तो 30 नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्व यहाँ करना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। और पैरेलल होती हैं तो ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30। ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड देख रहे हैं, आंख अपनी ऊपर उठानी पड़े, तब वो एलिवेशन है। और जब हम नीचे की साइड पर देखेंगे तो डिप्रेशन है। लाइन ऑफ साइड समझ ही गए होंगे, लाइन ऑफ साइड ऑब्जेक्ट और आंख को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे हम लाइन ऑफ साइड बोलते हैं। और जो जस्ट लाइन आंख के सामने एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कराते जाएंगे, उसी में समझाते जाएंगे। अब क्या करना है, इससे पहले ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल मोस्ट कंपलसरी है, इसके बिना 9 यूनिट का आना इम्पॉसिबल है। अब अगर याद करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो हमने इसका वीडियो है बनाया हुआ है और उसमें ट्रिक भी है, किस ट्रिक से आपको इसे निकालना है वो ट्रिक बताई हुई है। हम यहाँ आई बटन लगा देंगे इस जगह पर। ठीक है, तो पहले उसे प्रेस करके उसे देख लेना। अगर ये टेबल ढंग से नहीं आ रही है उसे देखना, उसमें ट्रिक बता दी है, इसे कैसे याद रख सकते हैं, कैसे तुरंत आंसर दे सकते हैं। पहले ये आई बटन प्रेस करके उस वीडियो को देखना, तब इसे फिर आगे चल के सॉल्व करना। ये टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। इस टाइप से टोटल वैल्यू है तो वहां बताई हुई है। ठीक है, अब आ जाएंगे अपन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। देखेंगे क्या है। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर स्टैंड है वर्टिकली, कहां पर? ऑन द ग्राउंड। एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे, फिगर बनाते जाएंगे, क्योंकि इसमें मेन रोल है फिगर का। फिगर आ गया, समझना कि आपको सब आ गया। फिगर बनने के बाद सवाल में कोई दम नहीं रहती, बस पहले इससे निपटे अपन। उसने कहा ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है, कहां पर? ग्राउंड पर। तो पहले एक ग्राउंड ले लें। मान लो ये लाइन अपन ने ग्राउंड की ड्रॉ कर दी। ओके, अब हमें क्या लेना है? एक टावर। तो ये अपना टावर हो गया। ऐसा नहीं है वहां टावर ड्रॉ करने लगो, फिगर बनाने लगो, टावर नहीं बनाना। ग्राउंड पर क्या है? एक टावर वर्टिकली स्टैंड है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से बात कर रहा है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर,
द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी द 60 डिग्री। अब वो कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से कितने मीटर, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, ये टावर है, ये टावर का फुट है, टावर के अगर हम फुट से बात करेंगे तो टावर के फुट से कितने मीटर अवे, 15 मीटर अवे, कितने मीटर, 15 मीटर, वहां पर क्या है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से टावर के टॉप, इस पॉइंट से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो यहां हमने देखा एंगल कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। बस फिगर बन गया। अब इनका अपन नामकरण करना चालू कर दो। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब यहां हम बताएंगे सॉल्व में कहां क्या कैसा है। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले ए बी इजिकल टू एच मीटर, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है, तो इसको हमने क्या मान लिया, एच मीटर। ए बी इजिकल टू एच मीटर हाइट ऑफ द टावर। सेकेंड नंबर पे देखा हमने तो BC, तो BC इजिकल टू कितना है, 15 मीटर। ठीक है, ये है क्या, तो लिख सकते हैं डिस्टेंस, किस किस के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट जो ने दिया था वो और फुट ऑफ द टावर, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड फुट ऑफ द टावर। ओके, अब एंगल, जब भी एंगल लेते हैं तो एंगल हमेशा कहां आता है, बीच में, जहां एंगल बन रहा है वो हमेशा कहां होना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो इस जगह पर सी पर एंगल अपना 60 डिग्री बनना है, तो सी बीच में आएगा, चाहे तो आप इसे ऐसे लिख दो ACB, चाहे आप इसे ऐसे लिख दो BCA, बट वो सी कहां आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो एंगल ACB इजिकल टू 60 डिग्री। अब हम इसे सॉल्व करना चालू करेंगे, तो क्या लिखेंगे, पहले उसे बताएंगे। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, किस पर राइट एंगल है, B पर। अब बात चलेगी यहां से साइन लगेगा या कॉस लगेगा या टेन लगेगा। ठीक है, उसके लिए एक ट्रिक याद रखना, जब भी हम रिलेशन बनाएंगे तो इस टाइप की ढूंढेंगे कि एक फाइंड हो, ठीक है, एक पहले से गिवन में हो और एक को क्या करना हो, फाइंड करना हो। गिवन और फाइंड के बीच में, मतलब एक हमें दिया हो और एक निकालना हो, उनके बीच की रिलेशन देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, तो हमने यहां देखा हमें फाइंड क्या करना है, एच, मतलब एच मतलब ये क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है, राइट, क्यों, 60 ये रहा, क्या बताया था, जिस एंगल को निकाल रहे हैं 60 को ही निकालेंगे, तो जिस एंगल को निकाल रहे हैं उसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, एच निकालना है, गिवन में क्या है अपने पास 15, जब ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये क्या होगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें कहां मिलता है, तो देखो लगाओ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। चेक किया हमने, तो हमें किस में रिलेशन निकालनी थी, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस मिल रहा है थर्ड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे आता है साइन, सेकंड नंबर पे आता है कॉस और थर्ड नंबर पे आपका आता है टेन। तो इसका मतलब यहां हमें क्या लगाना पड़ेगा, टेन 60 डिग्री। एंगल कितना है अपने पास, कैसे पता चला 10 आया, तो हमने देखा परपेंडिकुलर फाइंड करना है
और बेस गिवन में है, तो परपेंडिकुलर और बेस आया थर्ड नंबर पे, तो पहला साइन दूसरा कॉस, थर्ड किसका होता है tan का, तो हमने यहाँ लिखा tan 60। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका AB अपॉन बेस कितना है इसका BC। tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो tan 60 हमारा होता है √3, AB हमारा कितना है H है, AB H है, BC कितना है हमारे पास 15 है, मल्टीप्लाई कर देंगे H, तो 15√3 इक्वल H, तो H इक्वल टू 15√3 मीटर, हैंस लिखेंगे हाइट ऑफ टावर एज 15√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितनी है 15√3 मीटर है, और यही हमसे वो पूछ रहा। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यहां उसने हमें क्या किया है √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, यू में टेक, ये गिवन है। चलिए क्या क्या रहा है पहले क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल। एक इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट को क्या करना है रिपेयर करेगा। किस पे करेगा ऑन ए पोल, पोल पर। पोल की हाइट कितनी है भाई 5 मीटर। पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर। तो पहले इससे निपटे अपन, पोल की हाइट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पोल खड़ा होगा तो नीचे कुछ ना कुछ तो होगा, ग्राउंड होगा आसमान में, हवा में तो लटका नहीं होगा पोल, है ना। तो पहले हमने क्या किया ये लाइन ली। अब पोल है तो पोल को लेते हैं अपन, पोल हो गया। आगे देखेंगे पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर है, पोल की हाइट 5 मीटर है। सी नीड टू रीच ए पॉइंट ऑफ 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अच्छा जी, अब क्या हुआ इलेक्ट्रीशियन जो पहुंच रहा है वो कितने नीचे तक पहुंच रहा है पोल के, यहां तक पहुंच रहा है। टॉप ये था पोल का, बट वो 1.3 मीटर नीचे तक ही आ पा रहा है पोल के। कितने की जरूरत है उसे, यहीं तक आने की जरूरत थी। कितने नीचे, पोल से, पोल के टॉप से 1.3 नीचे तक आने की जरूरत। ये लिखा है पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। सी फिगर, फिगर आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एंगल कितने डिग्री 60। अब वो लैडर लगाया हुआ है। अच्छा लैडर जब भी लगाएंगे तो ऐसे खड़ी कर सकते हैं क्या, ऐसे तो लैडर लगेगी नहीं, है ना। लैडर लगाते हैं तो ओ गलत हो गया। जहां उसे काम करना है वहीं तक लैडर लगाना है, और तो लगाना ही नहीं है, तो ये आपकी लैडर लगा दी। ठीक है, यहां तो उसे वर्क करना ही नहीं था, पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक उसको काम करना था, तो पोल के इस नीचे तक हमने उसको ले लिया। अब क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि ये वाली हाइट कितनी होगी। तो पहले हम इसे नाम देते हैं ए बी सी, और इस वाले को दे दिया हमने डी, ए बी सी डी। पहले लिखेंगे ए बी इक्वल 5 मीटर, ए बी इक्वल टू कितना है 5 मीटर, हाइट ऑफ पोल, पोल की जो हाइट है वो कितनी है 5 मीटर। अब एडी, एडी इक्वल कितना मिल गया 1.3 मीटर।
क्योंकि डी पॉइंट है टॉप से कितने नीचे 1.3 मीटर। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, एडी इक्वल कितना मिल गया 1.3 मीटर। ओके, पॉइंट डी, नहीं जरूरत नहीं है इसकी, छोड़ो, क्यों इतना बड़ा बनाती फिर, इतना ही काफी है। एडी फिगर से वो डिनोट कर ले, फिर फिगर से देख लेगा ए बी कितना है 1.3 है। अब हमें निकालना क्या है, बीडी निकालना है। क्या निकालना है, बीडी निकालना है। तो बीडी कितना निकलेगा देखो, तो बीडी अगर हम निकालेंगे तो बीडी में क्या होगा, इस पूरी हाइट में से, इस पूरी हाइट का मतलब कितना है 5, पूरी हाइट का मतलब कितना है 5, इस पूरी हाइट में से हम इस वाली हाइट को क्या कर देंगे, माइनस कर दें। ये वाली हाइट हम इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये वाली बच जाएगी। मतलब ए बी में से ए डी को माइनस कर दें तो ये वाली हाइट हमें मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, बी डी इक्वल क्या हो गया, ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी। तो ए बी कितना है 5 माइनस ए डी कितना है 1.3, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3.7 मीटर। कितना बचेगा 3.7 मीटर। बीडी निकल आया। निकालना क्या था इसमें, अब हमें यह निकालना है कि टावर के फुट से, पोल के फुट से कितनी डिस्टेंस पर लैडर को रखा है, मतलब ये निकालना है। ठीक है, तो लेट, यही लिख सकते थे अपन, पहले लिख दो, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड लैडर। ठीक है, फुट ऑफ पोल एंड लैडर, दोनों के बीच की जो अपन को निकालनी थी वो कितनी निकल आई, दोनों के बीच में हमने कितना मान लिया x। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है, निकल आया। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो देखना है। तो वही बात, फिर आगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपन ने निकाल ही ली, कितनी निकली है 3.7 मीटर। तो ये परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस दोनों की निकालना है। एंगल कितने का बन रहा था 60 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें मिलता है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर और बेस हमें मिल गया 10 में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल डीबीसी ले लेते हैं, अब तो छोटा वाला ही ले लो, ट्राइंगल डीबीसी राइट एंगल्ड एट, इस पे राइट एंगल है बी पर। अब यहां फॉर्मूला लगा देंगे 10 60, क्या है फॉर्मूला 10 60 का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बीडी है, अपॉन बेस कितना है बीसी है। 10 60 अभी पुट किया था तो 10 60 कितना था √3। बीडी देखेंगे कितना है अपने पास, बीडी आया 3.7 अपॉन बीसी, बीसी हमने क्या लिया है एक्स लिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का तो एक्स इधर आ जाएगा, √3 कहां चला जाएगा इस साइड। तो एक्स इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। तो एक्स इज इक्वल टू 3.7, √3 की उसने हमें वैल्यू दे रखी है 1.73। अब क्या करो, अगर ऐसे डिवाइड नहीं कर पाओ तो इनके पॉइंट हटा लो, 37173। देखो नीचे से 2 डिजिट, 2 जीरो ऊपर जाने, एक एक तो इक्वल हो गया, एक जीरो ऊपर क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। इसके बाद इसका इसमें क्या दे देंगे डिवाइड, 370 में 173 का हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ये जो वैल्यू देते हैं ये अप्रॉक्स होती है ना,
पूरी 1.73 याद होगी वैसे √3 की वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्स है, तो अप्रोक्स वैल्यू को देख के चलना है। अब इसका इसमें अपन क्या दे देंगे, डिवाइड। जैसे डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर अप्रोक्स आएगा 2.14 मीटर, यहां लिख देंगे अप्रोक्स। डिवाइड करके चेक कर लेना एक बार, वैसे मेरे हिसाब से यही आंसर है जहां तक मुझे याद है। डिवाइड तो कर ही लोगे, अब इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें, डिवाइड कर लेना, अप्रोक्स यही आंसर होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये पूछ रहा था, या हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, आंसर दे देंगे उसको। ओके, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट क्या है, P है, ग्राउंड पर एक पॉइंट क्या है, P है, P ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग मिल गई, ठीक है, वो कितनी 10 मीटर की, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। फिर ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल हो, डबल फिगर आएगा इसमें। चलो देखो, सबसे पहले ग्राउंड की बात की उसने, तो हमने एक ग्राउंड लिया, ग्राउंड पर उसने कहा एक पॉइंट है P, ये पॉइंट P ले लिया हमने। ओके, अब क्या चाहिए, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग चाहिए, तो फिर हमें एक बिल्डिंग बनानी है। अब इसी में बिल्डिंग और फ्लैग दोनों ले लेंगे, ये हो गई। अब क्या करना है, ये यहां से कट किए देते हैं। देखो सपोज यहां तक आपकी बिल्डिंग है, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन जो है वो किसका है, बिल्डिंग का पोर्शन है। ठीक है, अब बिल्डिंग की जो लेंथ बताई उसने वो हमें कितनी बताई, हाइट कितनी बताई है, 10 मीटर दी है, तो ये अपन ने बना दी 10 मीटर। अब इसके ऊपर क्या रखा है, इसके टॉप पर, टॉप पर उसने रखा है एक फ्लैग, क्या रख दिया, फ्लैग। अब फ्लैग स्टफ जो रखा है, तो फ्लैग स्टफ लिया अपन ने, तो ये आ गया आपका फ्लैग स्टफ। ठीक है, क्या आ गया, फ्लैग स्टफ। अब हमें डिस्टेंस विद द पॉइंट 45 का एंगल बन रहा है, दो एंगल मिल गए। अब पूरा क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो, उसने कहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट P है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो पहले हम बिल्डिंग के टॉप पर क्या बनाएंगे, 30 मीटर का एंगल बनाते हैं इस पॉइंट से 30 डिग्री का, ये हो गया, बिल्डिंग यही थी। अब ये बिल्डिंग थी तो ये इसका क्या हो गया था, टॉप। अब ये इसका टॉप है, तो टॉप पे कितने डिग्री का एंगल बनाना था इनको, 30 का, तो हमने कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 30 डिग्री का। ये आपका एंगल हो गया कितने डिग्री, 30। फिर आगे कह रहा है अगेन, अगेन फिर देखो का नाम है टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। अगेन इसी पॉइंट पर फिर से एक एंगल बना, और कितने डिग्री का एंगल बना, 45 डिग्री का, इस पे फ्लैग स्टफ के टॉप। क्लियर, क्या कहा उसने, ग्राउंड पे एक पॉइंट P है, 10 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप और इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री, 30 डिग्री। फिर उसने कहा इसी पॉइंट ऑफ फ्लैग स्टफ के टॉप के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ, तो फ्लैग स्टफ का अपन ने लेंथ मान ली h, कितनी मान ली, h। तो फिर इस पूरे की बात करेंगे तो क्या होगा, h प्लस 10 मीटर, यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक h प्लस 10 दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी कि ये भी निकालनी है, x मीटर। अब इन्हें अपन नामकरण कर दो भाई, हमने यहां नाम दे दिया A B C, ये तो उसने पहले से दे रखा है P, A B C और P। ठीक है, लेट करते, लेट
पहले इसको एच को लिए लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू एच मीटर हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ। ओके, अब इसके बाद ये वाला भी लेट ही है, बीपी इक्वल टू एक्स मीटर, बीपी इक्वल टू कितना है, एक्स मीटर। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन या ऐसे लिख दो, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग from point from the point P पॉइंट। ओके, x हो गया। अब क्या बचा, ए बी इक्वल टू 10 मीटर बिल्डिंग। क्लियर, ये हमारी क्या थी, बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा है, फ्लैग स्टफ लगा हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो ही गई। अब पूरी बीसी बता देंगे, तो बीसी कितना होगा, तो बीसी में हमने देखा कि जब हम पूरी बीसी निकालेंगे तो ये वाला प्लस ये वाला दोनों पार्ट ऐड होंगे, ए बी वाला और ए सी वाला दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। यहां से चल के गए हम 10 चले, फिर ये एच चले, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी 10 है और ए सी एच, ये भी हो गया। अब हमें क्या बताना है, ये एंगल, तो एक बार 30 डिग्री लिए लेते हैं। 30 डिग्री पे कौन सी लाइन आएगी, ये वाली। बताया था जहां एंगल बनता है वो हमेशा कहां होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल 30 डिग्री एंड एंगल आपकी बार 45 वाला लेना है, तो सीपीबी या बीपीसी कुछ भी लिख सकते हैं, सीपीबी इक्वल 45 डिग्री। ये चीज याद रखना, जहां एंगल बनता है उस एंगल को हम हमेशा कहां लेते हैं, बीच में लेते हैं, उसे हमेशा बीच में लेना है। ऐसा नहीं है कहीं पर भी ले लो, नहीं ये से उठा लो चाहे इसे उठा लो, जहां लेना है। पी पे एंगल है तो पी बीच में आएगा, ए पे एंगल है तो ए बीच में आएगा। हो गया। अब इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो एक एक करके दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसको किए लेते हैं अपन, ए बी पी। तो ट्राइंगल ए बी पी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी पी ऊपर वाला ट्राइंगल अभी ये वाला लिया है हमने, ट्राइंगल ए बी पी में राइट एंगल कहां बन रहा है, बी पर। ठीक है, एक एक करके दोनों को ही लेना है। तो पहले हमने ये वाला लिया जो 30 डिग्री का बना रहा था, ए बी पी, इसमें कितने डिग्री का एंगल है, 30 का। और 45 वाला कौन सा, ये पूरा 30, देखो यहां से यहां तक यही तो आ रहा है, ये 30 आ रहा है, तो इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे आ रहा है और इस वाली लाइन पे आ रहा है। तो ए पी बी बोल दो चाहे ए बी पी बोल दो, एंगल ट्राइंगल में तो कुछ भी लिख लो। तो यहाँ आ गया। अब हमने यहाँ क्या देखा, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो वही काम फिर हो गया। परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन जो हमें मिलती है वो हमेशा किस में मिलती है, tan में। तो कितना आ जाएगा, tan 30 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, बीपी। तो ए बी अपॉन बी। tan 30 की वैल्यू, टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, उसी टेबल से ले रहे हैं जो अभी हमने दिखाई थी पीछे। tan 30 कितनी होता है, 1/√3। ए बी कितना है अपने पास, 10 अपॉन बीपी कितना है अपने पास, x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का 1 में मल्टीप्लाई किया x और √3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो tan√3 मीटर। ये डिस्टेंस निकल आई इनके बीच। अब हमें दूसरा ट्राइंगल लेना है, एंड ट्राइंगल ये वाला ले लो, सीबीपी राइट एंगल्ड एट, कहां पे राइट एंगल है, बी पर। कितने का एंगल बन रहा है इसमें, tan 45 डिग्री।
कितने का एंगल बन रहा है? 1045 डिग्री। अब 1045 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अंधेरा हो गया भाई, लाइट चली गई। 1045 के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1045 देखेंगे परपेंडिकुलर, कौन सा एंगल लिया था? पूरा। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास? सीबी। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास? सीबी। सीबी लिख लो या बीसी लिख लो, कुछ भी लिख लो, परपेंडिकुलर अपने ऊपर डिपेंड है। बीसी अपॉन बीपी। ओके, पुट करेंगे लिमिट इसमें, वैल्यू पुट करना चालू करो। 1045 होता है आपका 1। बीसी, बीसी देखेंगे कितना है? h प्लस 10 है, अपॉन बीपी कितना है? x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, x कैसे मल्टीप्लाई हुआ? x इक्वल कितना आ गया? h प्लस 10। x की अपन ने वैल्यू अभी निकाली थी, जस्ट ऊपर ही रखी है। देखो x कितना है? 10√3 प्लस का 10 इधर लेके आएंगे तो किसमें आएगा? माइनस में। इक्वल टू क्या बचा? h। 10 क्या आ रहा है? कॉमन, तो √3, यहां से 10 कॉमन तो -1 इक्वल h। तो 10√3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.7, पूरी दी है, कितनी दी है? 1.732, 1.732 -1 इक्वल टू h। तो 10 माइनस करो। अब यहाँ गड़बड़ कर देते हैं कुछ स्टूडेंट, कुछ ज्यादा ही होशियार होते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या करते हैं? यहाँ माइनस कर देते हैं। अब 2 में से 1 माइनस करोगे, गलत होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे पॉइंट नहीं है, जिस पे पॉइंट नहीं होता तो उसके लास्ट में पॉइंट रखते हैं। पॉइंट के इधर वाला इधर होता है, तो हमेशा याद रखना 1 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 0.732 इक्वल h। तो h इक्वल टू 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। देयरफॉर जो लेट करते हैं उसी में से देयरफॉर बना लेते हैं। तो क्या लिखना था? हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ h निकला था, तो कितना h निकला है? 7.32। क्या लिखेंगे? देयरफॉर हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ 7.32। फिर दूसरा उसने क्या पूछा था दोनों के बीच का? ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ। फिर पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है, कितनी है? 10√3 थी, कितनी थी? 10√3, तो उसकी जगह पर अपन 10√3, ठीक है। दोनों का आंसर लिख देंगे। देयरफॉर लिखना कंपलसरी है, नहीं उसे छोड़ दें कहीं आपको, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आ गया नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये शैडो की बात कर रहा है, टावर की। किसी की भी शैडो जब बनती है, हम ऐसे खड़े हैं तो हमारी शैडो कहां बनेगी? ग्राउंड लेवल पे, जमीन पे, ठीक है। चाहे आगे बने, चाहे पीछे बने, चाहे लेफ्ट बने, चाहे राइट बने। तो शैडो की बात कर रहा है, यानी कि परछाई की बात कर रहा है, और किसकी? टावर की। तो द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी द 40 मीटर। कितनी? 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। सन का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की क्या निकालनी है? हाइट निकालनी। टावर की क्या निकालेंगे हम? हाइट निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे निकलेगी। ये टावर और ये अपन ने ले लिया ग्राउंड। यहां से इसके टॉप से एंगल बनना चालू हुआ, एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। ओके, कितने कितने डिग्री के हैं? एक 30 डिग्री है और एक आपका कितना है? 60 डिग्री है। तो पहले वाले को अपन ने लिया 30 डिग्री,
और दूसरे वाले को हमने कितना ले लिया 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, और इसकी हाइट को हम क्या ले सकते हैं h मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की क्या निकाल देनी है, उसे हाइट निकाल करके देनी है। जैसे अपन हाइट निकाल देंगे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी द 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन's एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये कितना है अपना, इसे हमने x 40 ले लिया, कितनी ज्यादा लॉन्गर हो जाती है 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है। तो यहां से यहां तक ये कितनी हो गई 40 मीटर। इस वाले पार्ट को मान लेंगे x मीटर। अब इसे नाम दिए देते हैं A B C और D। लिखना चालू करेंगे तो लेट AB इक्वल h मीटर हाइट ऑफ टावर। h मीटर क्या है, हाइट ऑफ टावर है, ठीक है। BC इक्वल कितना है अपने पास, x मीटर लेट किया है अपन ने, और CD कितना निकल आया है 40 मीटर है। अब इसके बाद बचा क्या, दो एंगल हैं, तो एक ADB एंगल ले लिया हमने, कितने डिग्री का 30 डिग्री, एंड एक एंगल A, एक तो ये वाला 30 डिग्री यहां बन रहा था, तो ये हो गया आपका ADB, और दूसरा हो गया आपका ACB। ये कितने डिग्री है 60 डिग्री, ओके। अब हमें क्या कर देना है, पहले या तो पूरा वाला ले लो या इसको ओनली ले लो, जिसे लेना चाहो। तो पहले हम इससे ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ट्राइंगल ABC राइट एंगल है किस पर है, B पर। ABC राइट एंगल कहां पे आ गया, B पर। अब हमने फिर वही काम किया, ABC मतलब यही वाला तो है। अब इस वाले हमने देखा ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब फिर 10 लग गया, तो कितना आ जाएगा tan 60। परपेंडिकुलर क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3। देखेंगे AB कितना है h है, और BC कितना है अपने पास x। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन बना देंगे इसी को, यहीं की लेते हैं। तो x इधर √3 इधर, x इक्वल h अपॉन √3, यहीं छोड़ दो इसको फर्स्ट मान के, क्योंकि ना तो हमें x पता है ना ही हमें h पता है। अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, तो ट्राइंगल ABD पूरा लेते हैं, राइट एंगल्ड एट B। यहां पर भी वही tan 30। अब की बार एंगल कितना बन रहा है इस वाले में, देखो ABC में एंगल बन रहा था 60, और ABD में एंगल बन रहा है कितना 30, तो हमने 30 लिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कितना AB, इस पूरे का बेस लेंगे तो बेस कितना हो जाएगा इसका BD। वैल्यू पुट करते हैं, तो tan 30 की होती है 1 अपॉन √3। AB देखेंगे कितना है, तो AB हमारा h है, BD आपका, BD लिख नहीं पाए फिगर में, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 40 प्लस x मीटर। तो BD है आपका 40 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40 प्लस x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो गया 40 प्लस x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा √3h। अब क्या करोगे, फर्स्ट से अपन h की वैल्यू पुट किए ले रहे हैं, तो 40 प्लस x की वैल्यू, h का नहीं है x की वैल्यू पुट की हमने, h अपॉन √3 इक्वल √3h। कहां से आया, तो उसे बता देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ओके। अब एलसीएम ले लो, √3 निकाल लो यहां से, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम √3 का इसमें आया, तो ये कितना हो गया 40 √3,
1 का मल्टीप्लाई h के साथ करेंगे तो h, और ये हो गया आपका √3h। 40√3 प्लस h अपॉन का √3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 3 बाहर हो गया, h एक साइड पे कर दो तो 40√3 इक्वल 3h प्लस का h उधर जाएगा माइनस में, तो 40√3 3h में से h को माइनस करो 2h, 40√3 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, इक्वल h 2 से डिवाइड कर देंगे तो h इक्वल टू कितना आ गया 20√3 मीटर। क्या पूछ रहा था वो हमसे, वो पूछ रहा था हाइट ऑफ द टावर, नीचे आ गया, उसे देयरफॉर में लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और डाउट ना हो तब भी बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एक्सरसाइज कवर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये टेबल वाला जरूर देख लेना, क्योंकि अगर टेबल नहीं आई तो एक्सरसाइज आना बड़ा मुश्किल है। टेबल आना जरूरी है, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलेगा कि 1060 है कितना, 1030 है कितना, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें टेबल आना कंपलसरी है, तो टेबल अच्छे से कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है sin 30 tan 30 cos 60 कितना है, उस हिसाब से हम इसमें वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। शेष इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ क्या काम है, ओनली फिगर। दिक्कत लगेगी तो हम एक फिगर के लिए फिर से बता दें, अगर डिमांड करोगे आप लोग बोलोगे तो हम एक फिगर, ओनली फिगर बताते चलेंगे कैसे फिगर बना रहे हैं, एक बार फिर पढ़ के। फिगर बन गया, क्वेश्चन में ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस होगी तुरंत होने लगेगा, ठीक है।